मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर मऊ से है। मऊ में शहीदों की याद में अधिवक्ता समाज और पौधारोपण के कार्यक्रम को लेकर आपको बता दें कि आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि त्रिवेणी प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताते हुए कहा कि हरियाली से जीवन आनंदित होता है और हिंसा पर नियंत्रण रहता है। अधिवक्ता समाज ने स्वतंत्रता सेनानी की कुर्बानियों को याद कर सभी पर्यावरण के लिए आगे आने का संदेश दिया है। त्रिवेणी प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मऊ जनपद के रहने वाले हैं। मऊ की मिट्टी से कड़कड़ के लगाव है। आप तमाम नौजवानों के प्रति मेरी सद्भावना बनी रहे। और आज शहीदों के यादगार में अपने कालिका प्रसाद जी ने भी सीधी कॉलोनी में अपनी शहादत दी थी। उनके यादगार में और तमाम जो देश के अपनी हंसते कुर्बानी किए हैं, बलिदान किए हैं, शहादत किए हैं, ऐसे सारे लोगों के सम्मान में आज सतीश बाबू की अगुवाई में और हम सभी की प्रेरणा से जो कुछ भी हुआ है, इसमें आज वृक्षारोपण कार्यक्रम सतीश जी ने आयोजित किया है। और हम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता इसमें। और अगर ऐसा हम सब के अंदर भाव बना रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब मऊ जनपद को एक सुंदर और हरा भरा मऊ दिखाई देगा। जो लोग भी मऊ आएंगे, मऊ उनके लिए दर्शनीय होगा। जो बाहर से भी, अब तो तमाम प्रतिभाएं जो तमाम यूपीएससी निकाल रही हैं, तमाम मेडिकल के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में जा रहे हैं मऊ जनपद के लोग। पिछले 10 वर्षों में मऊ जनपद ने एक नई ऊंचाई पाई है और एक इसकी छवि जो थी, अपराधियों की छवि थी, उसकी जगह पर अब जो है व्यापार की छवि यहाँ स्थापित हो रही है। और यहाँ तमाम सामाजिक कार्यकर्ता तमाम विपरीत विचारों के होते हुए भी जन कल्याण को लेकर और देश की सेवा को लेकर, पर्यावरण का जो एक बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में, इधर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। और ये शहीदों की धरती है। शहीदों की धरती पर उनकी आत्मीय प्रेरणा मिल रही है। आज भी उनकी ऊर्जा काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि इसलिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं और जो जहाँ भी है वहीं से वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टार्ट करके, प्रारंभ करके कम से कम संपूर्ण विश्व को और मानवता को एक नया जीवन देगा, ऐसा हमारा विश्वास। खबर सीतापुर से। सीतापुर में कांग्रेस के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में सांसद राकेश राठौर ने कहा कि अब अधिक पिछड़ित जातियां शासित नहीं शासक बनेंगी। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने को 24 अगस्त से मोहाली शुरू होगा। वहीं प्रदेशवासी अभियान कार्यक्रम में 154 नए सदस्य कांग्रेस से जुड़ेंगे, जिनमें कई प्रधान और बीडीसी सदस्य भी शामिल रहेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने कहा कि पार्टी का कारभार लगातार बढ़ रहा है। आज कितने बीडीसी और प्रधान कांग्रेस में शामिल हुए? भैया गिन नहीं पाया। बड़ी तादाद में प्रधान और बीडीसी हैं और विशेषकर ये लगभग 90-95% मोहाली क्षेत्र के लोग हैं। हमारे साथी श्री राजेश पाल जी के नेतृत्व में ये लोग मोहाली से आए ज्वाइन करने। अभी पिछली 20 तारीख को राजेश पाल जी ने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इतने कम समय के अंदर उन्होंने कई बार बड़ी ज्वाइनिंग कराई अपने क्षेत्र के लोगों का। आज भी आप देख रहे हैं सब के सब लोग, इसमें 95% लोग मोहाली विधानसभा के से चल के आए हैं। बारिश थी, पानी था, रुकावट थी, लेकिन फिर भी हमको लगता संख्या 350-400 लोगों की है।
और इसमें विभिन्न पिछड़ी जात के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, आरक समाज के लोग हैं, पाल समाज के लोग हैं, कठेरिया समाज के लोग हैं, तमाम पिछड़ी अनुसूचित जात के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के हाथ को थामे हैं, दामन को थामे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार विस्तार कर रहे हैं। जनपद में एक समय था कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अस्तित्व अपना खो चुकी थी, लेकिन लगातार जिस तरह से आपके आने के बाद में कांग्रेस को बढ़ावा मिल रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, आगे क्या रणनीति है? देखिए, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का नेतृत्व है और कांग्रेस को बदलना चाह रहे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुसार कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं। आज के समय में कांग्रेस की क्या प्रासंगिकता है उसके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उनकी भारत जोड़ो यात्रा इसी के संदर्भ में थी। पूरे देश के लोगों को 147 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके अनुकूल की कांग्रेस बना रहे हैं। यहाँ जनपद के अंदर भी हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय राहुल जी के विचारों को लोगों तक पहुँचे और लोग कांग्रेस पार्टी के दामन को थामे, हाथ को थामे। बीते समय में लोकसभा जो चुनाव थे उसमें पीडीए का गठबंधन हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों के साथ कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें आप सांसद भी हुए थे। लेकिन पीडीए का श्रेय अब समाजवादी पार्टी अकेले लेने जा रही है, क्योंकि पीडीए पाठशाला लगा रही है, पीडीए कांवड़ यात्रा निकाल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनावों में ये गठबंधन जारी रह पाएगा? देखिए, अभी भी मेरे घर पे देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों झंडे बराबर लगे हैं और मेरे बैठक में पड़ोस में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ अखिलेश जी का और राहुल जी का फ़ोटो भी बराबर लगा है। और अभी कल हम लोग मिश्रिक में गए थे, वोट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए। 2024 में जो गठबंधन हुआ था जिसके तहत हम लोग चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ हम लोगों ने रोका, तो वो प्रयोग अभी भी जारी है। इन दोनों सीटों पे कांग्रेस अपना समर्थन दे रही और कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने कई बार कहा है कि हम गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन के अंदर उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है, तय है कि 2027 में गठबंधन के तहत चुनाव होगा। इस बीच जितने भी बीच में उपचुनाव सब होंगे उसमें आपसी राय से तय करके ही लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। मिश्रिक में उपचुनाव, महमूदाबाद में उपचुनाव, इसमें कांग्रेस की या पीडीए गठबंधन की क्या रणनीति है? कल हम लोग पूरे मिश्रिक में घूमे हैं, लगातार हमारे साथ अच्छे भाई थे और हमारी पार्टी की जिला अध्यक्ष भी थी, सुनीता चौधरी भी थी, तमाम लोग, तमाम जगह हम लोगों ने सभाएं की हैं। कल गौतम बिरादरी में बड़ी सभा हुई, लगभग हमको लगता है 400-500 लोग थे और इसी तरीके वाल्मीकि बिरादरी में, गिहार बिरादरी में, हमारे समाज में, तमाम जातियों के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, तमाम जातियों के अंदर कल हम लोग बैठे हैं और जिनके बड़े समूह कल उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और गठबंधन की विचारधारा पे ही काम कर रहे हैं। दोनों दल उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होंगे तभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। सर, पिछले काफ़ी समय से हर बार की जब अपनी रैली होती है तो कितने लोगों को खबर देंगे? वो गोगा भाई, हम लोगों का सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसलिए हम लोगों के पास एक ही दिन का समय मिलता है। मैं शुक्रवार को आता हूँ, शनिवार को लोगों के काम हो जाते हैं, फिर रविवार को ज्वाइनिंग का सिलसिला चल रहा है। ये चौथा ज्वाइनिंग है। लगभग आज तक अगर हम सारे लोगों को जोड़ दें तो हज़ारों की तादाद में लोग हुए हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इसमें पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वर्तमान है, प्रधान है, वर्तमान पूर्व प्रधान है, बीडीसी हैं, वर्तमान और पूर्व, और तमाम मौजूद लोग हैं, तमाम जातीय संगठन के लोग हैं, ये सब लोग शामिल। आज इसमें कश्यप बिरादरी के संगठन के लोग थे, प्रमुख लोग थे, आरक बिरादरी के थे, कठेरिया समाज के थे, पाल बिरादरी के थे और मेरे समाज के बड़ी तादाद में लोग थे। और ये मोहली विधानसभा के लोगों ने आज सदस्यता कांग्रेस की ली है। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में निगोही नगर पंचायत निवासी एडवोकेट सत्यपाल सक्सेना का एक समाज सेवी और पेशे से अधिवक्ता है। उनकी पत्नी माया रानी निगोही द्वितीय जिला पंचायत सदस्य है। वो नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास रखते हैं, इसीलिए छात्र जीवन से ही लोगों की सेवा में अपना जीवन लगाए हुए हैं। वो प्रत्येक रविवार को जरूरतमंदों को उनके जरूरत का सामान उपहार स्वरूप देकर सेवा करते हैं, जिनकी चर्चा पूरी नगर पंचायत में साथ साथ पूरे जनपद में होती है। आज भी उन्होंने क्षेत्र की जनता में अनाज वितरित किया और बताया कि गरीब और असहाय लोग सेवा कर उन्हें खुशी मिलती है, इसीलिए यह काम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। तिल्हार कचहरी परिसर में भी लोगों की सेवा करते रहते हैं और उनकी सेवा से जनता काफी प्रसन्न रहती है और लगातार उन्हें दुआएं देती रहती हैं।
सर्वप्रथम मैं अपनी क्षेत्र की देवतुल्य सम्मानित जनता को चरण स्पर्श करता हूँ। मैं हर इतवार को अपनी कमाई का 50% गरीब असहाय लोगों में दान करता हूँ। ये मेरा हमेशा से नियम रहा है, क्योंकि जनता खुश तो हम खुश। हमारी जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम चाहते हैं कि हमारे दरवाजे पे जो भी आए वो खुश होकर जाए, ताकि हमें दुआ मिले और हमारा क्षेत्र और हम खुशहाल रहें, विकारों से दूर रहें, परेशानियां ना आए। इसी उद्देश्य से लेके स्वयं को खुश करने, क्षेत्र को खुश रहे, इसीलिए सेवा भाव से दान पुण्य करता हूँ। बाकी जनता हमारा ध्यान रखती है। जो भी हम तहसील परिसर में देवतुल्य सम्मानित जनता से कमाते हैं, वही संडे को दान कर देते हैं। तहसील परिसर में पानी का भी प्याव लगवा दिया, 5 से 10 डिब्बे वाटर कूलर रखवा देते हैं, जो क्षेत्र से आई हुई जनता पीती है। यही चलता रहता है जीवन का। में आज जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा प्राथमिक स्कूलों के मर्जर पर बीजेपी सरकार को घेरने की कानपुर पहुंचे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कानपुर के नरवल तहसील में लक्ष्मणपुर गांव पहुंचे और स्कूल मर्जर को विरोध किया। आम सांसद संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद योगी सरकार थोड़े पीछे हटी है। जब तक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा तब तक आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। जो स्कूल बंद हुए हैं उस गाँव में जाऊंगा और बच्चों के अभिभावकों से बात करूंगा। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और सभी मृतकों के परिवार से आश्वासन दिया है कि उनके शहीद का दर्जा दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। अरे थोड़ी जगह दे दो भैया। आम आदमी पार्टी के लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार थोड़ा पीछे हटी है, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। और स्कूलों को बंद करने का जो फैसला योगी सरकार का है, जब तक एक भी स्कूल बंद रहता है आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। और इसी अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। जो स्कूल बंद किए गए हैं उन गांवों में जाऊंगा और वहां बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात करूंगा। अभी हमारी लड़ाई स्कूलों को खुलवाने की ये जारी रहेगी। पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। हमने शुभम द्विवेदी जी का और उनके जो परिवार की भावना थी उसको सदन में उठाया। मांग की सरकार से कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी 26 लोग मारे गए हैं पहलगाम में उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। एक बात सरकार ने दावा किया कि ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकवादी मार दिए गए पहलगाम के। तो हमने कहा कि जो जिनके लोग मारे गए उनके परिवार के लोग जिंदा हैं, उन्हीं से पहचान करवाइए तो पता चलेगा कि आतंकवादी वही थे या कोई और है, क्योंकि ये सरकार बार बार झूठ बोलती है। इसके अलावा बिहार में जो चुनाव आयोग का घोटाला चल रहा है, जिसमें सामने आया कि तेजस्वी यादव का इपिक नंबर बदल गया,
कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है, मरे हुए आदमी का फॉर्म जमा हो रहा है, 65 लाख लोगों का वोट कट गया है। अब बिहार के चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में भी SIR हम लोग नहीं रोक पाए तो यहाँ भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। SIR भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का मिला जुला हिंदुस्तान की आजादी के बाद का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला है, जिसपे जनता को सड़क पे उतर के रोक लगानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ शुभम द्विवेदी का परिवार है ना, उनसे पहचान करवा दीजिए कि हाँ ये वही आतंकवादी थी। इतनी बात मैं कह रहा हूँ, इतनी तो। खबर कानपुर से। कानपुर में जर्जर सड़क, परेशान सपा कार्यकर्ता ने अनोखा विरोध दर्ज करते हुए टूटी सड़क पर धान की फसल रोप दी। रामगोपाल चौरसिया ने कहा कि आनंद साउथ सिटी तक सड़क खराब हालत में, कई लोग हो चुके हैं और घायल। वही बता दें कि हाल में एक छात्र गड्ढे में गिरने पर उसके पिता ने सड़क पर लिटाकर विरोध जताया और सपा कार्यकर्ता ने PWD पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार सिर्फ मिट्टी डाल रही है, समाधान नहीं। क्या नाम है आपका? ये क्या बैठे हो धरने पर, क्या हो गया? भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही, कई अधिकारियों से बोल चुके, यहाँ के पार्षद से बोल चुके, यहाँ के मंत्री से बोल चुके, यहाँ के विधायक से बोल सके, कोई नहीं सुन रहा है। क्या करे, बच्चे छोटे हो जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चे भी आते हैं, सबके बच्चे जाते हैं। कई स्कूल हैं, जब जहाँ तक कि यहाँ के जो है जितने भाजपा के नेता और विधायक यहाँ रहते हैं, कोई नहीं सुन रहा है। ये जो मार्ग है जिसपे हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, धान रोपने का काम किया, ये मार्ग ऐसा है कि झांसी कानपुर जो हाईवे है, वो हाईवे हमीरपुर हाईवे को जोड़ने का काम ये लिंक रोड है। इस लिंक रोड में अभी आपने कल भी देखा होगा कि कल एक बिटिया यहाँ पर गिर गई थी, स्कूल से आते वक्त काफी ज्यादा चुटाइल हो गई। मेरे द्वारा एक सप्ताह पहले चीफ इंजीनियर PWD को अवगत कराया गया था कि ये सड़क में लाखों की तादाद पर गड्ढे हैं, इसको क्या नाम अविलंब गड्ढा मुक्त कराने के हेतु इसमें कुछ कार्य कराया जाए, परंतु कार्य नहीं कराया गया, जिस कारण आज हम सभी लोग यहाँ पर समाजवादी युवजन सभा, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जितने भी नौजवान साथी हैं यहाँ पर धान रोपने का काम आज यहाँ पर किया है। चूंकि इस सड़क में लाखों की तादाद पर गड्ढे हैं, जिसके चलते आज हम सब लोग यहाँ पर धान रोपने का काम किया है, सांकेतिक धरना दिया है। पिता ने यहाँ किया था, किस तरह से किया था, जो काम किया जा रहा है क्यों रुक गया? देखिए, कल आपके संज्ञान में आपके टीवी चैनलों के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त हुई कि कल एक पिता ने, जिसकी बेटी यहाँ पर गिर गई थी, उसने यहाँ पर जब धरना दिया तो PWD के द्वारा आज यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मिट्टी डाली जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरीके से मिट्टी डाल दी गई कि इतनी ज्यादा फिसलन होती जा रही है, अभी न जाने कितने लोग गिर रहे हैं, अभी और लोग चोटिल होंगे। इसलिए मैं विभाग के अधिकारियों से ये अनुरोध करूंगा कि इसमें अविलंब गिट्टी और डस्ट डलवा कर रोलर चलवाने का कार्य करें, जिससे लोगों में फिसलन ना रहे। चूंकि ये जो आपने मिट्टी डाली है, इससे फिसलन बहुत ज्यादा होती जा रही है। और साथ ही मैंने इसकी मांग पूर्व में लगातार इस सड़क की मांग उठाता चला आ रहा हूँ, और जिसके लिए मैं इस सड़क को जल्द से जल्द नहीं बनाया गया तो हम लोग इस पे आमरण अनशन पर बैठने का कार्य करेंगे। खबर सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में जहां शिक्षा के कई लोग व्यवसाय बना चुके हैं, तो वहीं उन्नाव के दुबेपुर ब्लॉक स्थित KVS मेमोरियल पब्लिक स्कूल में गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे 4 से 10 साल के 20 बच्चे ने सिर्फ मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कॉफी, किताब, कपड़े, खाना और स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त दी जा रही है। स्कूल के संचालक अंजू राठौर ने कहा है कि शिक्षकों को टीम इस नेक कार्य में जुटी है। प्रधानाचार्य विवेक सिंह ने कहा कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह हैं, जैसे गढ़ोगे वैसे बनेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अंजू ठाकुर है और हमारी शादी जो है वो बहरौली के निवासी श्री संतोष सिंह जी से। मैडम एक चीज़ ये बताइए, अभी आप महिला सशक्तिकरण का एक पर्याय बन चुकी हैं क्षेत्र में। अभी आप विद्यालय जब खोली तो आपको पहली चीज़ तो ये बताइए, विद्यालय आपका कब खुला? जी, हमारा विद्यालय को खुले जब हमारे सुपुत्र हुए सन 2012 में, ये विद्यालय की नींव तभी रखी गई। अच्छा, जब आपने विद्यालय की नींव रखी उस वक्त आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप एक महिला हैं,
उसके बावजूद आपने यहाँ तक जो है अपना सफ़र पूरा किया है। ये जो नींव थी और इसका एक मकसद ये था कि एक तो ये हमारे अजिया ससुर मेरे हस्बैंड के ग्रेट ग्रैंडफादर की नाम से ये स्कूल जो है उसकी शुरुआत की गई थी। KBS मतलब कुंवर बहादुर सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल, तो उनकी याद में ये स्कूल शुरू किया गया। एक ये था कि उनका नाम जो है पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर के इसको आगे बढ़ाया जाए, और दूसरा हम ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल को चला रहे हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर मेरी ये सोच थी, और जिसको सर ने जो यहाँ के मेन पहले MD थे, फिर बाद में उन्होंने उस पद को छोड़ दिया क्योंकि वो खंड शिक्षाधिकारी के पद पर आप लोगों के जो है वो उससे भगवान के आशीर्वाद से जो है वो पहुँच गए। तो उन्होंने जो है उनकी सोच, हमारी सोच और उनकी सोच ने ये कार्य किया कि जो बच्चे गरीब घर से आते हैं और जिनके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी ये सोच है कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं और उनका भविष्य उज्जवल बनाएं, तो उन बच्चों और उन माता पिता के लिए हम लोगों ने ये कहा कि आप आगे आइए, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा, चाहे वो फीस में हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या उनकी यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो, हम सब सहयोग करेंगे। उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेन मकसद से ये स्कूल खोला, और आज बड़े बुजुर्ग और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ये स्कूल आज काफ़ी तरक्की पर है, और ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अभी बच्चों की संख्या मैडम कितनी होगी? ये कोरोना से पहले तो हमारे यहाँ पर 250-300 बच्चे थे, और उसमें हम लोग हमारी 2-2 3-3 गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन उसके बाद और जैसे सर भी नहीं थे तो अकेले हम हैंडल कर रहे हैं, लेकिन इस समय भी जो है वो लगभग 175 और नियर अबाउट इस बार तो 200 के नज़दीक बच्चे पहुँच गए हैं। अभी एक चर्चा ये है कि आपका विद्यालय जो है, जो गरीब और निचले तबके के बच्चे हैं उनका भी आप एडमिशन ले रही हैं, और उनको ये उनके परिजनों को बताया जा रहा है कि अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं उसकी भी व्यवस्था हमारा प्रबंध तंत्र करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे इस पे? इस पर ये हम ये कहना चाहते हैं कि उनको पूरी तरीके से सहयोग मिलता है। अगर हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता जो है उनको पढ़ाना चाहते हैं और उनकी माएँ कपड़ा सिलकर और जो है दूसरों के घरों में बर्तन मांज के अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो ऐसे बच्चों का फीस मात्र 100 रुपया लेकर के हम उनको पढ़ा रहे हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि गुरु दक्षिणा जो है वो कुछ ना कुछ लेनी चाहिए, तो इसलिए हम वो ले करके और उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य यही है कि बच्चे जो हैं वो अगर यहाँ से पढ़ा हुआ एक भी बच्चा अगर जीवन में कुछ बन जाता है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी, और ये मुझे बताने में बहुत गर्व होगा कि उसकी शुरुआती पढ़ाई, प्राथमिक स्तर की पढ़ाई जो है वो इस विद्यालय से हुई, और वो एक आगे चल के हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करेगा। खबर कन्नौज से। कन्नौज में मेडिकल कॉलेज परिसर में बन रहे टाइप 4 और 5 आवास की मैं बता दें कि 50 शैय्या क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निर्माण कार्य में डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने किया निरीक्षण। डीएम ने निर्माण गुणवत्ता की बारीकी से जांच कर अधिकारियों को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि किसी भी तरह के लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर मऊ से। मऊ में कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुरा इलाके में पुलिस ने होटल चेकिंग के दौरान विदेशी डॉलर के साथ 8 अंतर प्रांतीय ठगों का गिरफ्तार किया। ठगों के पास से 20 डॉलर के 12 नोट और 1 डॉलर के 50 नोट बरामद हुए। गिरोह का मास्टरमाइंड पश्चिम बंगाल का निवासी है, जबकि बाकी ठग गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने मऊ के लोगों को ठगी का शिकार बनने से बचाया। मामले की जानकारी क्षेत्राधिकारी अंजनी कुमार पांडे ने दी। आठ लोगों का एक अंतर प्रांतीय गिरोह पकड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष रात्रि चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। जैसा कि प्रतिदिन हमारी गश्त होती है, उसके अतिरिक्त भी क्षेत्र में ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चोरी करने या फिर अन्य चीज़ों में मामूर हैं। लिहाजा उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा था। इसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में क्षेत्र के जो हमारे SHO थे उन्होंने भी चेकिंग में अपने व्यस्त थे।
इसमें ही सतर्कता रखते हुए उन्होंने रोडवेज के आसपास और जो होटल्स थे और उसमें भी जो है कि गश्त कर रहे थे, तो कुछ संदिग्ध चीज़ें जो है कि उनको लगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को देखकर उनको लगा कि यहाँ पर कुछ व्यक्ति ठहरे हो सकते हैं, रुके हो सकते हैं, लिहाजा और उस पर उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे एक ठगों का जो भी गिरोह रुका हुआ है और वह जो है कि क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य करने जा रहा है जिससे कि संभावित है कि यहाँ के मऊ की जनता को वो ठगी कर सकते हैं। इनका तरीका इस प्रकार था कि ये अपने साथ कुछ विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर लेकर अपने पास रखे हुए थे। जब इनसे पूछताछ किया गया, इनसे जब चेकिंग के बाद वो डॉलर मिले, उनके पास होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि तो सारी चीज़ें जो है कि खुल गई। हम लोगों ने जिस तरीके से पूछताछ की, वो ठगी का बेसिकली कार्य करते हैं। पैसे वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज करने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं या फिर उनको ठग लेते हैं। एक बार में थोड़ी सी मुद्रा देते हैं, कहते हैं उसको कन्वर्ट करके ले आइए, उसके बदले कम पैसा देते हैं, मतलब कम अपने पैसा लेते हैं और जो कुछ पैसे होते हैं जो चेंज करने जाता है उसके पास बच जाता है। फिर अगले बार वो इसी चीज़ का लालच देते हैं कि हम अगली बार ज़्यादा आपको मुद्रा देंगे और उसको जब चेंज करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। इसी क्रम में उनके पास से जो है कि मुद्राएं बरामद हुई, मतलब डॉलर मुद्राएं बरामद हुई और उनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिसमें वो हिसाब किताब लिखते हैं वो सारी चीज़ें उनके पास से जो है कि चीज़ें पता चल गई। मतलब ये क्लियर हो गया कि यह एक ठगों का गिरोह है जो कि ठगी का कार्य करता है। ऐसा कितना बरामद हुआ है? हाँ, ये $20 की 12 नोट, $1 की 50 नोट मिली है और जैसे मैंने आपको बताया विभिन्न जो है कीपैड मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और सारी चीज़ें जो है कि कुछ संदिग्ध डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें जो है बरामद हुई। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, 8 लोग हैं, अलग अलग जगहों से हैं, जिसमें बेसिकली ज़्यादातर जो है कि वो गाजियाबाद के हैं। एक बागपत का है और एक संभल का है। अभी तक कितने लोगों को ठगी किया इन्होंने, इसके कुछ पता चला? ये ठगी मैंने आपको बताया यहाँ मऊ में भी इन्होंने किया नहीं, ये रुके थे किसी क्लाइंट को ठगने के लिए, ये योजना बनाकर एक जगह पर रुके हुए थे और ये नेक्स्ट डे मतलब जाकर वो ठगी करते। पुलिस सतर्क थी और विशेष अभियान जैसा मैंने बताया कि कप्तान साहब के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो पकड़ लिए गए। इनके आपराधिक इतिहास की जांच की जा रही है और जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं निश्चित ही ये क्रिमिनल इनकी हिस्ट्री है और भी हम लोग चूँकि अंतर्प्रांतीय हैं तो इसलिए इसमें और अधिक हम लोग डिटेल से जो है खंगालेंगे। सर, सूचना ये भी मिल रही है कि बिहार के रहने वाले हैं और जब ये वोटर लिस्ट वाला जो मामला चल रहा है उसके बाद से ये लोग यहाँ आ गए हैं नोएडा गाजियाबाद। ऐसा है कि एक व्यक्ति बिहार के इसमें से है और ज़रूर ठगी किया होगा। मैं किसी के माध्यम से यह भी अनुरोध करता हूं और अगर यदि किसी को प्राप्त जानकारी हो तो इनके बारे में हम डिटेल शेयर करेंगे। ये जरूर कहीं न कहीं ठगी करके बैठे होंगे और ये वांछित चल रहे होंगे, न सिर्फ वांछित चल रहे होंगे, ये अगल बगल के ज़िलों में कार्य ऐसा किया होगा, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाया होगा इन्होंने। हम इसका डिटेल शेयर कर देंगे क्रिमिनल अपने डाटाबेस पे। खबर नैनीताल से। नैनीताल में मल्लीताल बड़ा बाजार स्थित वंशी फुटवेयर राज्य कर विभाग पर छापा मारते हुए पाया गया कि दुकान में 2 वर्षों से ना तो जीएसटी रिटर्न दाखिल कर गई है और ना ही टैक्स जमा किया गया है। नोटिस के बावजूद जवाब न मिलने पर विभाग ने दुकान का जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया। सहायक आयुक्त प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि दस्तावेज पेश करने के लिए व्यापारी को शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था। विभाग ने नैनीताल, कैचीधाम और मुक्तेश्वर के व्यापारियों को भी सख्त चेतावनी जारी की है। एक फर्म है हमारे पास, वसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड करके फर्म है, जो कि वैट में ही भी रजिस्टर्ड थी, अभी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इनकी वैट में भी बकाया है हमारे कई वर्षों की, और ये उसको ना तो जमा कर रहे हैं, ना कि उसके लिए अपील भी इन्होंने दाखिल नहीं की है। इसके बाद जब ये जीएसटी में एज ए कंपोजिशन डीलर ये रजिस्टर्ड हैं, तो इन्होंने, हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 वर्षों से ये जो कंपोजिशन के जो रिटर्न होते हैं हमारे CMP 08 और एनुअल रिटर्न GSTR 4, वो भी दाखिल नहीं कर रहे हैं और 2 साल से टैक्स भी जमा नहीं कर रहे हैं। हमने इनको कई बार नोटिस भी भेजा, इनका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंडेड है, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा जमा नहीं किया गया और ना ही ऑफिस में उपस्थित होकर कोई वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इस आधार पर आज हमने इनके व्यापार स्थल पे हम गए थे, तो वहाँ पर आपका मल्लीताल व्यापार मंडल भी उपस्थित हो गया और उनके अध्यक्ष जी ने भी निवेदन किया कि सर, यद्यपि व्यापारी की तरफ से गलती हुई है परंतु कुछ समय दे दिया जाए।
उसको दृष्टिगत रखते हुए आज शाम तक का समय दिया गया था, जिसमें व्यापारी अभी दोपहर में उपस्थित हुआ है मेरे सामने। उन्होंने कहा है कि सर हमें मंडे तक शाम तक का समय दे दिया जाए, क्योंकि 2 वर्षों की रिटर्न दाखिल करनी है, लगभग 8 क्वार्टर की रिटर्न और 2 वर्षों की एनुअल रिटर्न दाखिल करनी है, तो कुछ समय चाहिए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए मंडे शाम तक का समय व्यापारी को दिया गया है। अगर खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनामी को लेकर संत समाज ने किया बड़ा खुलासा। संभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि कालनेमी वो जो भगवा पहनकर जमीन और नसी का व्यापार कर रहे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और स्वामी सोमेश्वरानंद महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि भेष बदलकर धर्म में सेंध लगाने वाले की पहचान जरूरी है, मीडिया को भी सत्यता दिखानी चाहिए। ये जो ऑपरेशन कालनेमी हमारा है, इसमें तो काफ़ी साधु पकड़े गए। कालनेमी खाली भगवे में नहीं है, कालनेमी पेंट में भी है, सफ़ेद में भी है, जितने भी समाज है हर फील्ड में कालनेमी है। कालनेमी कहाँ नहीं है, फेक व्यक्ति कहाँ नहीं है, फेक व्यक्ति हर जगह है। अब खाली संतों को कालनेमी बनाना मैं समझता हूँ इतना अच्छा नहीं है। और ये बात भी सत्य, हमने हर की पौड़ी पे देखा, यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत ऐसे लोग आए जो भगवा पहन करके अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। और पूरा सरकार का प्रयास है, जितने भी मुसलमान साधु संत हैं उनको जो है जो नकली बने हैं, फेक बने हैं, उन पे कार्रवाई हो। कालनेमी शब्द बहुत सुंदर चुना है, परंतु शब्द के विश्लेषण में जो है ये जो बेचारे गरीब जो है भिखारी है, उनमें कई जो है रोंगिया भी घुसे हुए हैं। तो रोंगियों की छटनी हो रही है, बहुत अच्छी है, सरकार की योजना अच्छी है और सभी संतों की योजना अच्छी है कि भी ऐसे संतों का जो है छटनी करना चाहिए और छटनी करके जो है एक अच्छा सनातन के वैदिक मार्ग का जो है सिद्धांत स्थापित करना चाहिए। कालनेमी और अन्य बहुत हैं, उन पे क्या ऐसा विचार चल रहा है जो भारत के कोने कोने तक फैले हुए हैं। धर्म एक इतना लचीला बना दिया गया और खास करके हमारे सनातन में लचीलापन जो है ना, उस लचीलापन का अन्य जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं, जो सिद्धांतों से बाहर होकर जो अखाड़ों की परंपरा जो है, अखाड़ा परंपरा में जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। फिर हमारे के जो है दंडी स्वामी परंपरा है, हमारे ऐसे जो है खड़दर्शन समाज का जो बहुत परंपरा 260 से 80 तक, उन सभी परंपराओं से जो निहित संत है वो तो अपनी उस मर्यादाओं में जीवन जीने की और मर्यादाओं में समाज का संस्कार संस्कृति भी काम करने का संकल्प करते हैं। तो उसके बीच में हर एक व्यक्ति को ये भगवा वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। जिसको हर एक व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करता मनमुखी कहते हैं उसको। तो उससे क्या है, समाज में विकृतियों का प्रभाव बढ़ चुका है। आज हमारे देश में संस्कार संस्कृति का अभाव बढ़ता जा रहा है। जब देश की जनता को संस्कार संस्कृति से अवगत नहीं कराया जाएगा तब तक हमारे ये जो है सिद्धांतों की अवहेलना होती रहेगी। आज हमारे देश का बौद्धिक स्तर बहुत कमजोर हो गया है। बौद्धिक स्तर कमजोर होने से संस्कार संस्कृति, अच्छी सोच, स्वच्छ विचार, वृत्तियां ये जो है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, जिससे हमारे जो वैदिक धर्म, हमारा मूल धर्म क्या है, वैदिक धर्म है। हमारे संस्कार संस्कृति क्या है, सनातन है। हमारी जाति क्या है, हिंदू है। हम इन सब का पालन करते हुए निर्वहन करते हैं सिद्धांतों का। तो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंद। सिद्धांत के बिना, अनुशासन के बिना ना तो घर महान बन सकता, ना अपना गांव महान बन सकता, ना शहर महान बन सकता, ना देश महान बन सकता। जब अनुशासन के अंदर जो है कर्तव्य की परायणता नष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं बौद्धिक स्तर के कमजोर होना, संस्कार और संस्कृति का गिरना। युवा भटकता जा रहा है और जो मन मर्जी से जो भगवा पहन रहे हैं उनसे ये भटकाव की ओर बढ़ना, इसको रोकने के लिए सरकार को कदम कड़े उठाने चाहिए। अखाड़ों से, आचार्यों से परामर्श लेकर उस पर मंथन करना चाहिए कि हमारा देश का बौद्धिक स्तर किस ओर है
संस्कार संस्कृति किस ओर है, इसको रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। आप पत्रकारों को भी ये ध्यान देना चाहिए, आप अनावश्यक खबरें चलाने में बड़े माहिर हो। भारतीय संस्कार संस्कृति पर नजर साफ, आचरण शुद्ध, आदत अच्छी, चरित्र, धैर्य, सद्भावना, सत्य, अहिंसा, इन पर आप लोग काम करोगे, आपके द्वारा तो बहुत जल्दी भारत का जो है बदलाव होगा। आप सब लोग उस पर काम करें। तो ये आप क्या करें, हिता को नमस्तु मूढ़ आत्मा स्वार्थे परमादति। आप किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर निहित होते जा रहे हैं। इसलिए जो है ये चाहे काल नमी दे, चाहे और भी कई शब्दों से संबोधित किया जाए, संत तो निर्मल होता है। संत की निर्मलता पर कोई प्रश्न नहीं है, संत की निर्मलता पर कोई चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। और संतों के साथ ये अनाचार जो है, अनावश्यक जो है व्यक्तित्व के लोग जो है कपड़ा वस्त्र धारण करते हैं, वो असत्य है। सिद्धांतों का पालन करें। ये हम सबसे पत्रकारों से, सरकारों से और सभी देशवासियों से आशा करते हैं कि हम अनुशासन में आए, संस्कार संस्कृति, सत्य, अहिंसा और प्रेम का प्रचार करें। लड़े ना, लड़ाए ना। वास्तव में वही है जो साधु दिखे लेकिन वो वास्तव में साधु न हो, उसका आचरण साधुता वाला न हो, सर्वभूत हिते रतः वाले न हो, साधु के भेष में वेद शास्त्र आदि नियमों का पालन न करता हो, गुरुओं का आदर न करता हो, बिजनेस व्यापार करता हो, ये सब मना है शास्त्रों में। सन्यासी को अब यहाँ हरिद्वार में लोग जमीन का व्यापार कर रहे हैं, वो भी साधु बन के भंडारा खा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यही है कि आप किसी लाभ के पद पे नहीं रहेंगे, आपको भिक्षाटन से भोजन करना है, दान पे जीवित रहना है। आप जमीन का व्यापार करने वाला कालनेमी है, लड़कियों के साथ व्यभिचार करने वाला कालनेमी है, ये काम तो अलाउ नहीं है संतों को। तो वास्तव में सरकार को केवल उन तथाकथित जो गिने चुने भिखारी हैं उनको पकड़ करके एक इवेंट मैनेज करना है और अपना वो दिखाना है कि हमने बड़ा काम कर दिया। उस दिन होगा जिस दिन असली कालनेमी पकड़े जाएंगे, जिस दिन व्यभिचारी साधु, व्यापारी साधु पकड़े जाएंगे, उस दिन कालनेमी। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में धर्म नगरी हरिद्वार में संत समाज ने कथावाचकों पर उठ रहे सवालों को अनुचित बताया। खड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि वर्तमान में बड़े संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन संतों की वाणी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दुर्भाग्यपूर्ण है। शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि संतों की नियत और सेवा भावना को समझना जरूरी है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले की मंशा उजागर होनी चाहिए। देखो क्या है कि अभी जो अनिरुद्धाचार्य से लेकर के प्रेमानंद जी पे आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को संविधान के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, उसको शास्त्र के नज़रिए से देखना चाहिए। और जो बातें अनिरुद्धाचार्य ने कही, जिसको आप लिविंग कहते हो, उसको शास्त्र वेश्यावृत्ति कहता है। अगर एक औरत 4 पुरुषों के साथ जा कर के लिविंग में रहती है तो उसको वेश्यावृत्ति ही कहते हैं, वो वेश्यावृत्ति ही है। दूसरा, प्रेमानंद जी ने जो जिन बातों को कहा, उनको सबको, परिवारों के लोगों को, माता पिता को, बहनों को, जिसको लग रहा है कि मेरे ऊपर आरोप हो रहा है, तो उसको अपना आचरण ठीक करना चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है परंपरा, मूल्य, सिद्धांत। उससे जो भटक रहा है वो सनातन धर्म की बात ना करे। अब मैं देख रहा हूँ कि पत्रकार जितने हैं, हमारे यहाँ अवर्णीय विवाह वर्जित है, सगोत्रीय विवाह वर्जित है। अब कोई लड़की है जिसका नाम प्रतिमा मिश्रा है, कोई लड़की है जिसका नाम चित्रा त्रिपाठी है। चित्रा त्रिपाठी ने शादी किया अग्रवाल से, वो त्रिपाठी रह गई। प्रतिमा मिश्रा ने यादव से शादी किया, वो रह गई। तो इसलिए यह जो व्यभिचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि वैसा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है, केवल एक तरह से ढकोसला है। केवल उन्होंने लोगों को संतावना देना। जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कि श्रद्धालु लोग हैं, वो लोग ये सुन के सोच रहे कि शायद मुख्यमंत्री अच्छा करने वाला है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। जो खुद कालनेमी के गोद में बैठे हों, ऐसे ऐसे कालनेमी यहाँ बैठे हुए हैं, उस पर सरकार कोई कुछ नहीं किया आज तक, ना करने वाले हैं।
मैंने तो कितनों का नाम लिया है, कितनों का मैंने शिकायत किया है, कहाँ हुई कोई कार्रवाई। और उसके यहाँ आकर के मत्था टेकते हैं मुख्यमंत्री, उसके यहाँ गृह मंत्री, उसके यहाँ प्रधानमंत्री को मैंने नहीं देखा आते हुए, लेकिन सारे मंत्री उनके यहाँ जाते हैं। जब क्रिमिनल है उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में चल रहा है, उसके बावजूद भी उसके यहाँ मत्था टेकते हैं। तो आम पब्लिक क्या सोचेंगे? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? तो मेरा यही कहना है कि ये सब कुछ नहीं है, क्रिमिनल क्रिमिनल ही है और क्रिमिनल के ही गोद में ये लोग पल फूल रहे हैं। खबर ऋषिकेश है। ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश के बाहर बाबा काली कमली बगीचे में ठेलियां लगाने के बाद मरीजों के तिम्मदारों को सस्ते और स्वच्छ भोजन की पारी परेशान हो रही है। सड़क किनारे बुजुर्ग दंपति की वीडियो सामने आने हैं जिसमें वो अपनी बीमार बेटे की इलाज के दौरान खुद सड़क पर बैठकर खाना बनाते दिखे। उन्हें बताया कि ठेलियों के घटने से गरीबों के लिए कोई भोजन विकल्प नहीं बचा है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण बताया जा रहा है। वही ठेलियों को पहले गरीबों की राहत मिलती थी, अब हालात बेहद चिंताजनक है। अब नौसादली नाम है, मेरी लड़की जो है एमएस में भर्ती है और मुझे खाने की दिक्कत हो रही है। तो इस वजह 4 दिन से मैं खाना में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस वजह ये रोड पे खाना आज मैं बना रहा हूँ। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ऋषिकेश में आस्था पथ पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। एम्स ऋषिकेश से शुरू हुई इस रैली में डायरेक्टर मीनू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोहन फाउंडेशन और लाइसेंस क्लब देवभूमि से सहयोग से आयोजित रैली में एम्स के डॉक्टरों ने सहित कई लोग शामिल हुए। ब्रेन डेथ के बाद अंगदान को महादान बताते हुए लोगों को प्रेरित किया गया। रैली के अंत में किडनी दान करने वाले को 15 लोगों को सम्मानित कर उनकी सराहना की गई। खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में नगर निगम ऋषिकेश ने अपनी आय बढ़ाने के लिए क्षेत्र में बने फ्लैटों पर हाउस टैक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 35 अपार्टमेंट में 500 से अधिक फ्लैट चिन्हित किया गया है जिन्हें पंजीकरण कराने के लिए नोटिस जारी किए गए। साथ ही टैक्स नहीं देने वाले होटलों को भी नोटिस भेजा गया है। नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इस कदम से निगम की आय दुगनी होने की उम्मीद है। फिलहाल गंगानगर और आवास विकास क्षेत्र में फ्लैटों को प्राथमिकता देने के लिए टैक्स दायर में लाया जा रहा है। ऋषिकेश नगर निगम के अंतर्गत काफी समय से फ्लैटों पे टैक्स नहीं लिया जा रहा था। उसके साथ साथ जो होटल्स हैं उनके द्वारा भी पूरा टैक्स पेड नहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर के एक व्यापक अभियान नगर निगम ऋषिकेश के द्वारा संचालित किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 25 अपार्टमेंट जिसमें लगभग 500 से अधिक फ्लैट है उनको चिन्हित किया गया है और सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और विशेष करके जो फ्लैट अभी चिन्हित है गंगानगर का आवासीय जो क्षेत्र है, आवास विकास का जो क्षेत्र है, इसमें चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अभी चिन्हित करने की कार्रवाई जारी है और निश्चित रूप से नगर निगम के अंतर्गत जो भी कॉमर्शियल या आवासीय जो फ्लैट हैं या आवासीय घर हैं या इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, इन पे 100% जो हाउस टैक्स नगर निगम का बनता है उसको नहीं मानना। रुड़की से रुड़की में मंगलपुर में एक महिला ने शांतर शाह चौकी इंचार्ज पर हाईकोर्ट के आदेशों का अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला का कोर्ट से सुरक्षा आदेश मिलने के बावजूद चौकी इंचार्ज उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। निजी होटल में प्रेस वार्ता कर महिला ने बताया कि दहेज के चलते ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी। हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन लेने के बाद भी ना तो सुरक्षा मिल रही है और उल्टा उसके पिता के बेवजह लॉकअप में बैठा दिया गया है। मेरा नाम शबनूर है और मेरे हस्बैंड का नाम अब्दुल रसीद, मरगूपुर दी दहड़ी के रहने वाले हैं। हमने हाई कोर्ट में जाकर 24 तारीख 7 महीना 2024 को 25 को प्रोटेक्शन ली थी और उसमें हमने अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ली थी। और जैसे ही हमें ये आदेश हो गया, कोर्ट में सब कुछ हो गया, तो हम गए बहादुराबाद चौकी में।
चौकी में गए तो चौकी में उन्होंने हमने अपने मुकदमे दायर करने की कोशिश में करी, हमने प्रोटेक्शन लिए, हमें सुरक्षा चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तो हम तुम्हें सुरक्षा नहीं देंगे और हमें डरा कर धमका कर वहाँ से भगा दिया और धमकी दी कि हाँ अगर हम ऐसा कुछ नहीं मानते, ये हमारे मतलब उन्होंने बहुत हमें बदतमीजी को और मेरे पिता को शाम से वहाँ पर वहीं पर जेल में बंद कर रखा है। जी, मेरी मांग है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए और जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है और हमारे हस्बैंड के साथ बदतमीजी की है उनके खिलाफ हमें कुछ कार्रवाई कराई जाए। धमकी किस चीज़ की दी आप? जी, हमें उन्होंने धमकी दी है कि मतलब हमारे साथ बदतमीजी की है उन्होंने, किस तरह हमारे साथ। कंफ्यूज मत हो जी, हमें वहाँ पर चौकी पे हमें हमारी जान का खतरा है, हमारे हस्बैंड को भी, हमारे पूरे परिवार को। हमें उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हम इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते। बदतमीजी के साथ हमें धमकी डरा कर भगा कर। सर हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। खबर ऋषिकेश से। ऋषिकेश में श्री हेमकुंड साहब यात्रा पर इस वर्ष श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है। अब तक बता दें आपको कि 2.28 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 10 अक्टूबर तक चलेगी। चमोली जिले की हिमालय वादियों के स्थित यह पवित्र तीर्थ स्थल सिख धर्म का प्रमुख केंद्र है, जहां श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग को पार कर पहुंचते हैं। ब्रह्मकमल समेत रंग बिरंगे फूलों की छटा और प्राकृतिक सौहार्द इस अलौकिक अनुभव बनता है। श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधक ट्रस्ट यात्रा द्वारा के लिए नियमों और व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में वार्ड नंबर 3 लोधीपुर में आज वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने कई सड़कों का लोकार्पण किया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों और पार्षद रूपेश वर्मा अनु भी मौजूद रहे। पार्षद ने इस क्षेत्र में तरक्की की दिशा को अहम कदम बताया और भविष्य में निरंतर विकास कार्य जारी रखने की बात कही। लोधीपुर में साफ सफाई से लेकर सड़क निर्माण तक विकास की झलक साफ दिख रही है। खबर औरैया से। औरैया में यमुना नदी की आई बाढ़ को कहर के बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि औरैया के क्वेंटेरा गांव पहुंचकर राहत शिविरों का निरीक्षण किया गया। सुबह 2:10 पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री की वितरित की। निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद की जाएगी। यमुना नदी अब खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। गाँव में ज्यादा बारिश मध्य प्रदेश हो जाने के कारण हमारी क्वारी नदी है, सिंधु है, चम्बल है और उधर केन बेतवा है, जितनी नदियां हैं, तो जहां बाढ़ नहीं पहले आते थे राजस्थान और बुंदेलखंड में, इस बार इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पानी आया। बाढ़ किधर आते हैं मालूम है आप सबको? भयंकर बाढ़ आता है। पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, सीतापुर है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, बहराइच है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। जिला अधिकारी तक पुलिस लाइन में पानी भर जाता है, एसएसपी लाइन, जिलाधिकारी। इस बार अभी उधर बाढ़ नहीं आया। पूरा महाराजगंज, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, ये सब बेल्ट अभी, लेकिन अब जो पानी आपके यहाँ आया है, पानी धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। अब प्रयागराज में पानी बढ़ रहा है, गाजीपुर में पानी बढ़ रहा है और बलिया में पानी बढ़ रहा है। और यमुना में कई नदियां मिलती हैं, विशेष रूप से चंबल का पानी और अपने जो धसान पहुंच जितनी भी नदी से सभी लोग कहीं न कहीं विद्यालय में जहां भी आवश्यकता है
उस स्थान को देखते हुए वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। उनकी भोजन, नाश्ता, रुकने और पशुओं के चारा के लिए किसी पर डॉक्टरों की टीम भी बन चुकी है आदरणीय योगी जी के निर्देशन में। मंत्री भी सभी सड़क पर हैं जहाँ जहाँ बाढ़ आए हुए हैं क्षेत्र में। अब स्थिति है कि पानी घट रहा है, तो जहाँ पर भराव भी हो गया ऐसे नगरों में, ऐसे स्थानों पर जहाँ वहाँ पंपिंग सेट से पानी भी निकाला जा रहा है। लेकिन आज से घटना शुरू हो गया है, 2-3 दिन में पानी बिल्कुल उतर जाएगा नीचे, बाढ़ से बिल्कुल नीचे उतर जाएगा। और जहाँ जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर सामग्री किट, जो आपदा राहत सामग्री है, वो वितरण हो रहा है। भोजन की व्यवस्था हो रही है, गांव का भोजन पैकेट भी जो गांव इसमें सम्मिलित है, भोजन वितरण हो रहा है। तो सभी प्रकार की व्यवस्था, प्रशासन लगा हुआ है, जिलाधिकारी जनपदों के स्वयं लगे हुए हैं और ज़मीन पर उतर कर काम कर रहे हैं कि ऐसे जो उसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर वहीं अगर बात करें पीडीए की पाठशाला को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो लोग सपा ये सबों की बात, वो कभी भी उनकी सत्ता रही, आप कभी भी उनको राशन या किट बांटते हुए नहीं देखे होंगे, किसी प्रकार का नहीं। तो जब भी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय देश में मोदी जी, आदरणीय देश राज्य में आदरणीय योगी जी, जब भी सरकार बनी तो गरीबों की सेवा के लिए बनी, गरीबों के कल्याण के लिए। चाहे किसी प्रकार का ओलावृष्टि, किसी प्रकार का आपदा आवे, उसमें बढ़ चढ़कर हम लोग नीचे तक उतरते हैं और किसी प्रकार का नुकसान न उनको राहत भी देते हैं। ऐसे मकान भी ध्वस्त होते हैं या ज़मीन जायदाद जो भी नुकसान होता है उसका मुआवजा भी, हर प्रकार का सहयोग सरकार का रहता है नीचे तक। सर अगर वही बात करें तो जहां बीजेपी सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हुए वहीं एक मौलवी के द्वारा बयान दिया गया है डिम्पल यादव को। देखिए क्या है, सपा का नेचर, और जो सपा जब भी रही है, आतंकवादियों को जो प्रेशर देते हैं, सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बाकी लोगों को जो प्रेशर देते हैं, उसके कारण देश और राज्य का नुकसान होता है। कानून अपनी जगह काम करता है, जो कानून काम करता है, कभी भी कानून पर कब्जा नहीं करना चाहिए और ये कानून बना रहेगा तो सुरक्षा। आज आदरणीय योगी जी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित भी हैं और सम्मान, मतलब स्वयं वह चाहे 12 बजे रात हो चाहे दिन हो, कहीं भी जा सकती हैं, घूम सकती हैं और शिक्षा से लेकर हर प्रकार का वो ग्रहण करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भी होंगे। और क्योंकि सपा ये कर नहीं सकती, क्योंकि किसी मुसलमान एक बयान देता है, मुस्लिम कोई मौलवी देता है, तो वह बयान उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, ना वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि डरते हैं वो वोट बैंक की राजनीति। सोनभद्र में पन्नूगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सातवाल गांव में करंट से चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक खेत में लौटते समय बिजली की पोल से संपर्क में आ गया, जिससे वह मौके पर ही झुलस गया। घटना के आक्रोशित ग्रामीणों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की, मुआवजे एवं जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर में सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेती रोड पर एक सराहनीय पहल की और शनिवार को संजीव सक्सेना, सदर मंडल अध्यक्ष नीरज वर्मा, अमन दुबे और विशाल भाजपा कार्यकर्ताओं की अगुवाई में भोलेनाथ के भक्त कांवड़ियों को फल और जल वितरित किया। सावन की तेज धूप और थकान भारी यात्रा के बीच शिव भक्तों को मिला यह सेवा सत्कार, उनके चेहरों पर मुस्कान बिखरा गया। कांवड़ यात्रा में आपको बता दें कि ठहर कर फल और ठंडे जल की व्यवस्था कर कार्यकर्ताओं ने सेवा, श्रद्धा और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। कांवड़ियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा भाव की सराहना की और आशीर्वाद स्वरूप हर हर महादेव जय घोष लगाए। यह आयोजन है कि केवल धार्मिक आस्था बल देने वाला है, बल्कि सामाजिक सहयोग भावना को भी प्रबल करते दिखाई दिया। और इस सेवा कार्य में प्रमुख रूप से रतिराम कनौजिया, अजय राकेश राठौर, नंदकिशोर रामशरण, आकाश ध्रुव और दिवाकर बिरट सिंह और स्पर्श राठौर के निमेश गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।